हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूनम कुमावत और मैं आपके सामने लेके आई हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। अक्सर ये टॉपिक बच्चों को बहुत ही हार्ड लगता है क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो बच्चे क्लियरली समझ नहीं पाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो जनरेट होता है अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नीड पॉइंट ऑफ व्यू से नर्व कंडक्शन। तो चलो बच्चों, आज हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और बहुत ही सिंप्लीफाई वे में समझने वाले हैं नर्व कंडक्शन, और साथ के साथ एनसीईआरटी के वो सारे के सारे पॉइंट हम डिस्कशन करने वाले हैं जहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन बन सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नर्व इम्पल्स की। तो आपके सामने है कि नर्व इम्पल्स जो है वो किस तरीके की प्रोसीजर है। तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है कि वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस का मतलब क्या है कि देखो, एक सिंपल वे में बात करूं, जैसे ही हमारे स्किन पे पिन चुभती है तो उस पिन का स्टिमुलेशन एक डेंड्रोन रिसीव करता है सेंसरी नर्व फाइबर का, और फिर वो जो इम्पल्स है वो एक सेंसरी नर्व सेल से दूसरी सेंसरी नर्व सेल तक जाता है। लेकिन उससे पहले जो इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है वो हमें विद इन नर्व मिलता है, और वो किसकी कैसे मिलेगा? इलेक्ट्रिकल प्रोसीजर से मिलेगा। इलेक्ट्रिकल प्रोसीजर का मतलब यहाँ पे ये है कि जो आयंस है वो ट्रांसपोर्ट होंगे, और एक मेम्ब्रेन के थ्रू जब आयंस का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो एक इम्पल्स जनरेट होती है। दूसरा, एक न्यूरॉन, एक सेंसरी न्यूरॉन वही इंफॉर्मेशन दूसरी सेंसरी न्यूरॉन को देगा। तो इसके लिए हम देखते हैं कि नर्व इम्पल्स एक तो हमारा विद इन अ नर्व रहता है और दूसरा हमें बिटवीन द नर्व्स देखने को मिलता है, यानी कि एक नर्व सेल से वो इंफॉर्मेशन दूसरी नर्व के पास जाएगी तो हमें कुछ केमिकल की जरूरत पड़ने वाली है। तो मतलब अगर विद इन नर्व देखें तो इलेक्ट्रिकल होगा, बिटवीन द नर्व देखें तो केमिकल होगा, और वहां पे केमिकल कौन आता है? न्यूरोट्रांसमीटर आता है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो नर्व इम्पल्स है वो कैसी प्रोसीजर है, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। फिर उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है कि इस मैकेनिज्म का एक्सप्लेनेशन किसने किया था? हॉकिंस एंड हेक्सले ने किया था। कोई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है लेकिन जनरल नॉलेज के लिए सफिशिएंट है। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि डायरेक्शन बताओ। तो अभी अभी हमें जैसे स्टिमुलेशन मिलेगा तो जो रिसीविंग पार्ट होता है नर्व सेल का वो होता है डेंड्रोन। तो जब भी कोई सेंसेशन आएगा तो उसको रिसीव कौन करेगा? डेंड्रोन। डेंड्रोन इसको किसकी तरफ दे देगा? साइटोन। साइटोन से ही इंपल्स जाएगा एक्सोन। ये यहाँ तक जो भी डायरेक्शन चल रही है वो हमारी केमिकल नहीं है, इलेक्ट्रिकल है। और एक एक्सोन एंडिंग पार्ट से इंपल्स जाएगा नेक्स्ट डेंड्रोन तक, और वो जो प्रोसीजर रहती है हमारी वो रहती है केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से रहती है। तो डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो नर्व इम्पल्स पहला पॉइंट हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसीजर है, और दूसरा पॉइंट हमारे पास रहता है कि कौन से फिनोमिना है? यूनिडायरेक्शनल फिनोमिना है बच्चों। ये दो बेसिक पॉइंट है जो हमें पता होने चाहिए। नेक्स्ट आता है कि नर्व सेल हम सब जानते हैं कि एक एक्साइटेबल सेल है। एक बॉडी में और सेल भी होती है जो सेल्फ एक्साइटेड होती है। इस क्वेश्चन का आंसर सब बच्चे अपने कमेंट बॉक्स में लिखो। मैं जानना चाहती हूँ कितने बच्चों को ये पता है कि हमारी जो बॉडी की कुछ ही सेल्स होती हैं जिनके पास ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि सेल्फ एक्साइटेशन की। तो एक तो नर्व सेल है, एक नर्व सेल के अलावा भी एक और हमारी बॉडी की सेल है जो सेल्फ एक्साइटेशन रखती है। तो एक्साइटेबल सेल है और उसकी जो मेम्ब्रेन रहती है वो पोलराइज्ड रहती है। पोलराइज्ड यूं समझ लो कि बिल्कुल रेस्टिंग फेज है। अब अंदर से आप नेगेटिव हो, बाहर से पॉजिटिव हो रखे हो, बाहर से कितना भी पॉजिटिव इन्वायरमेंट आपको मिले लेकिन आप अंदर से नेगेटिव हो तो आप कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे, है ना। तो वो स्टेट हमारी कौन सी रहती है? पोलराइज्ड स्टेट रहती है, इनकी रेस्टिंग सेल। तो हमेशा नर्व सेल जो है वो विदाउट स्टिमुलेशन कौन से स्टेट में रहेंगे? नेगेटिव, यानी कि उसके अंदर के चार्ज क्या होंगे? नेगेटिव, और बाहर के चार्ज क्या होंगे? पॉजिटिव। तो ये स्टेट हमारी क्या कहलाती है? पोलराइज स्टेट कहलाती है। अब क्या होता है, नर्व की जो मेम्ब्रेन है ना, न्यूरल मेम्ब्रेन या एक्सोन की बात करें तो एक्सोन मेम्ब्रेन, तो उसके ऊपर हमें पता है कि हर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है प्रोटीन और लिपिड की बनी होगी। तो यहाँ पे वो प्रोटीन यहाँ पे आयन चैनल बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है कि जो न्यूरोलैमा होती है यानी कि न्यूरल मेम्ब्रेन होती है उसके पास आयन चैनल होते हैं। दे आर सिलेक्टिवली परमेबल फॉर द डिफरेंट आयन। यानी कि हमारे पास 3 एमसीक्यू यहाँ आ गया। पहला एमसीक्यू, कैसी प्रोसेस होती है नर्व कंडक्शन? तो आप आंसर आएगा इलेक्ट्रोकेमिकल है, यूनिडायरेक्शनल है, सेल्फ एक्साइटेबल सेल है, और उसके पास बहुत सारे आयन चैनल प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से आयन चैनल का हम रोल देखने वाले हैं? लीकेज चैनल होते हैं, वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं, लाइगेट गेटेड चैनल होते हैं, मैकेनिकल गेटेड चैनल होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट सोडियम पोटेशियम चैनल पाया जाता है।
मैं इन सारे चैनल्स के रोल आपको नर्व कंडक्शन में दिखाने वाली हूँ। देखो, लीकेज चैनल हमेशा ओपन रहते हैं और यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन होता रहता है, सोडियम के लिए भी मिलेंगे, पोटेशियम के लिए भी मिलेंगे। वोल्टेज गेटेड चैनल का ओपनिंग एंड क्लोजिंग किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो चार्ज पाया जा रहा है आयंस का, उसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल, उसके ऊपर यानी कि चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। थर्ड आता है लाइगेंड गेटेड चैनल। ये कब ओपन होंगे, जब कोई लाइगेंड आगे चिपकेगा, यानी कि एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल के पास जब इंपल्स जाएगा तो एक केमिकल लेके जाएगा जिसका नाम क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, तो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, और वहां से जब नेक्स्ट डेंड्रोन के ऊपर जाके चिपकेगा, वहां पे सोडियम चैनल प्रेजेंट है। ठीक है, यानी कि अगर हम ये साइनेप्सिस की कंडीशन डिस्क्राइब करें और ये हमारे पास डेंड्रोन है, तो यहाँ पे ये लाइगेंड गेटेड चैनल हो गया, यहाँ पे एसिटाइल कोलिन आके चिपकेगा, तो यहाँ अंदर कौन चला जाएगा, सोडियम चला जाएगा। तो ये थी कहानी लाइगेंड गेटेड चैनल की। मैकेनिकल फोर्स से अगर कोई ओपन होता है और सोडियम पोटेशियम पंप एक एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है, यूज करेगा एटीपी का फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये नर्व सेल जो है हमें पता चल गया एक्साइटेबल है, डिफरेंट टाइप ऑफ आयन चैनल प्रेजेंट होते हैं इसकी मेम्ब्रेन पे, तभी तो नर्व कंडक्शन हो पाएगा। अब ये सेल के अंदर हमें 4 कंडीशन या 4 स्टेजेस पढ़नी है, पोलराइज, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन और हाइपर पोलराइजेशन। ये सारी कंडीशन हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम देखते हैं पोलराइजेशन स्टेट। मैंने पहले ही बता दिया कि क्वेश्चन बनेगा कैसी स्टेट है, तो आप बोलोगे रेस्टिंग, कोई भी इंपल्स यहाँ पे कंडक्ट नहीं हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि बताओ ये जो न्यूरल मेम्ब्रेन होती है इसकी परमेबिलिटी ड्यूरिंग द पोलराइजेशन। इंपॉर्टेंट है, नोट करो कि जब सेल को कोई स्टिमुलेशन नहीं मिला हुआ उस ड्यूरेशन उसकी परमेबिलिटी यानी कि पोलराइज स्टेट के अंदर परमेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है, तो पोटेशियम आयन की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सोडियम। ये हमारे पास प्राइम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इनपरमेबल किसके लिए होगी, तो एक्सोप्लाज्म में या न्यूरोप्लाज्म में नेगेटिव चार्ज प्रोटीन पाए जाते हैं बच्चों, उसकी वजह से ही अंदर का एनवायरनमेंट नेगेटिव हो रखा होता है, और वो जो प्रोटीन होते हैं नेगेटिव चार्ज प्रोटीन कभी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। तो ये परमेबिलिटी की बात होगी। चार्ज की बात करें, ड्यूरिंग द पोलराइजेशन स्टेट नर्व सेल के बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो नेगेटिव चार्ज होगा, अंदर का जो एनवायरनमेंट होगा वो पॉजिटिव, बाहर का जो है वो पॉजिटिव होगा और अंदर का एनवायरनमेंट कैसा होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि सेल रेस्टिंग स्टेज में चल रही है। पॉइंट को यहाँ पे भी नोट करना है, यहाँ पे भी नोट करना है, और कोई भी कंडक्शन नहीं हो रही। आगे चलते हैं। आयन कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम आयन ज्यादा मिलेंगे एज कंपेयर टू पोटेशियम, और इनर साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड यानी कि साइटोप्लाज्म में पोटेशियम आयन ज्यादा मिलेंगे एज कंपेरेटिव टू सोडियम, और यहाँ पे मिलेंगे आपको बहुत ही ज्यादा अमाउंट में नेगेटिव चार्ज प्रोटीन, और इसी की वजह से अंदर का एनवायरनमेंट सेल के नेगेटिव हो रखा है। कितना नेगेटिव हो रहा है, -70 MV। ये उसका टोटल रेस्टिंग पोटेंशियल फेज रहती है। अब इस स्टेट को मेंटेन कौन करता है, नीट एमसीक्यू रहता है बच्चों। सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन करता है, इफ्लेक्स करता है, 3 सोडियम को बाहर निकालता है, 2 पोटेशियम को पकड़ के अंदर कर लेता है। इस पूरी चीज को हम डायग्रामेटिक देखें तो सपोज देन ये हमारे पास क्या है, एक एक्सोन का डायग्राम है। एक्सोन के बाहर जो फ्लूइड पड़ा है ये येलो कलर से वो हम प्रेजेंट करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और अंदर का जो फ्लूइड होता है वो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक फ्लूइड कहलाता है, यानी कि साइटोप्लाज्म। अंदर की तरफ देखो सारे आयंस यहाँ पे क्या हो रखे हैं बच्चों, नेगेटिव हो रखे हैं, बाहर का एनवायरनमेंट पॉजिटिव हो रखा है। स्टेट कौन सी चल रही है, पोलराइजेशन स्टेट। अब यहाँ पे देखो सोडियम और पोटेशियम लीकेज चैनल दिखाए हैं। पोटेशियम लीकेज चैनल बहुत ज़्यादा है, सोडियम कम है, तो परमेबिलिटी किसके आयन के लिए ज़्यादा होगी, ये नीट एमसीक्यू रहता है। ड्यूरिंग द पोलराइजेशन स्टेट सबसे ज़्यादा जो आयन बाहर की तरफ जाएगी या न्यूरल मेम्ब्रेन परमेबल होगी तो वो किसके लिए होगी, पोटेशियम आयन के लिए होगी। आगे चलते हैं। तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन भी बनता है कि बाहर एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड में सोडियम ज़्यादा होगा, पोटेशियम कम होगा, जबकि अंदर में पोटेशियम ज़्यादा है, सोडियम कम है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में कौन पड़ा है, नेगेटिव चार्ज प्रोटीन। इस वजह से अंदर का एनवायरनमेंट क्या हो रखा है, नेगेटिव हो रखा है। इस स्टेट को बनाने में हेल्प कौन करता है, सोडियम पोटेशियम पंप। गिने चुने क्वेश्चन है बच्चों, हमें ये कुछ ही तो पॉइंट है जो याद करने हैं। पोलराइज स्टेट मतलब सोती हुई स्टेज है, इनएक्टिव स्टेज है, अंदर इन्वायरमेंट नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव चार्ज प्रोटीन है। बाहर का इन्वायरमेंट पॉजिटिव हो रखा है क्योंकि वहाँ पे सोडियम आयन का जो मोस्ट अबंडेंसी देखने को मिल रही है।
आगे चलते हैं। अब हमें कौन मिलेगा, स्टिमुलेशन मिलेगा। नर्व सेल को जैसे ही स्टिमुलेशन मिलेगा, ये नीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे ही स्टिमुलेशन आएगा नर्व सेल के पास, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन ओपन हो जाएंगे, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाएंगे। गिने चुने फैक्ट्स है जो आपको याद रखने हैं। पोलराइज स्टेट में लीकेज चैनल थे और सोडियम पोटेशियम पंप था। डीपोलराइजेशन में स्टिमुलेशन आ गया, मान लो कोई पिन लग गई, तो सबसे पहले कौन ओपन हो जाएंगे, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब जो न्यूरल मेम्ब्रेन है वो किसके लिए परमेबल हो जाएगी, जिसके लिए गेट खुला उसके लिए परमेबल हो जाएगी। बहुत सारा सोडियम जो बाहर ज्यादा था सेल के अब अंदर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही अंदर आएगा तो सोडियम की परमेबिलिटी इंहांस हो जाएगी, लेकिन थोड़ी सी देर के लिए होती है, क्योंकि सेल को एक्साइट होकर फिर वापस से रेस्टिंग स्टेज में जाना है ताकि वो नेक्स्ट सेंसेशन को या स्टिमुलेशन को रिसीव कर सके। तो ये शॉर्ट लाइव्ड फिनोमिना होता है। चार्ज ये अब उल्टा हो जाएगा, जस्ट पोलराइज में अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव, यहाँ पे जस्ट अपोजिट डीपोलराइजेशन यानी कि एक्टिव स्टेट है, तो यहाँ पे अंदर की साइड में पॉजिटिव और बाहर की साइड में नेगेटिव हो जाएगा और ये जनरेट करेगा एक्शन पोटेंशियल, जिसको आप नर्व कंडक्शन भी बोल सकते हो। कितना, +30 MV मैक्सिमम जो हमें देखने को मिलता है ये है। और ये जो डायग्रामेटिक व्यू देखें, ये आ गया स्टिमुलेशन फर्स्ट पॉइंट। जैसे ही स्टिमुलेशन आया सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो गए, बहुत सारा सोडियम अंदर आ गया और अंदर सोडियम का लेवल इतना बढ़ गया कि नेगेटिव चार्ज प्रोटीन का नेगेटिविटी यहाँ पे इफेक्ट नहीं कर पाएगी और अंदर का एक्शन पोटेंशियल +30 MV हो गया। ठीक है, तो ये हमारी पोलराइज स्टेट देखने को मिलती है। आगे चलते हैं, थर्ड फेज। मैंने बोला कि पोलराइज स्टेट के बाद में डीपोलराइजेशन के बाद एक शॉर्ट लाइफ स्टेज होती है, उसके बाद में उसको वापस से रेस्टिंग में आना है, तो उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, रीपोलराइज्ड होना है, दोबारा से पोलराइजेशन में आना है। तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो एट +30 MV ये स्टिमुलेशन है किसके लिए, सोडियम पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन के लिए। यानी कि जैसे ही +30 MV एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो कौन ओपन हो जाएगा, हमारा पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाएंगे। सोडियम यहाँ पे इनएक्टिव हो जाएगा और वापस से पोटेंशियल अंदर नेगेटिव हो जाएगा, -30 MV हो जाएगा और परमेबिलिटी फिर से किसके लिए बढ़ गई। तो इन शॉर्ट न्यूरल मेम्ब्रेन की जो परमेबिलिटी होती है बच्चों हमेशा पोटेशियम की ज़्यादा होती है एज कंपेरेटिव सोडियम। डन। उसके बाद अगर हम देखें तो देखो ये सारे के सारे चैनल कौन से हैं, पोटेशियम गेटेड चैनल है, ये ओपन हो गए बाहर की तरफ, पोटेशियम आ रहा है और यहाँ पे मेनली -70 MV जो है देखने को मिल रहा है। लेकिन हमें पता है कि लास्ट टाइम हमने देखा कि सोडियम क्या हो गया था, बढ़ गया था। अभी सोडियम को हमें बाहर निकालना है, तो यहाँ पे हमें क्या रन करना पड़ेगा, सोडियम पोटेशियम पंप। यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा, सोडियम पोटेशियम पंप मिलेगा, जो 3 सोडियम को क्या करेगा, बाहर की तरफ फेंकेगा। ठीक है, और इसके कंपैरेटिव 2 पोटेशियम को अंदर की तरफ। तो इसका मतलब जो अंदर की पोटेंशियल है, रेस्टिंग पोटेंशियल है, इसको मेंटेन कौन करता है, सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे मैंने मेंशन भी की है कि ये बहुत ही क्विकली अराइज होगा परमेबिलिटी किसके लिए, पोटेशियम के लिए, और बहुत ही जल्दी, ताकि सोडियम जितना हो सके डिफ्यूज आउट हो सके और वापस से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को क्या कर सके, हम मेंटेन कर सकें। ये जो कंडीशन हमें देखने को मिलेगी, कहाँ देखने को मिलेगी, जहाँ पे एक्साइटेशन हो रहा है उस जगह की बात चल रही है बच्चों। डन। अब उसके बाद में एक स्टेट और आती है हाइपर पोलराइजेशन, जो आपके एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया। कभी कभार क्या होता है कि सोडियम चैनल जो है वो लेट क्लोज हो जाते हैं, तो अंदर का एनवायरनमेंट और ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। इसकी वजह से इस कंडीशन को हम हाइपर पोलराइजेशन स्टेट बोलते हैं, जिसके अंदर काफ़ी लंबे टाइम तक पोटेशियम आयन जो है वो बाहर निकलते रहेंगे, नेगेटिविटी अंदर की तरफ बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास एक ग्राफ बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, जिसके अंदर ये सारी की सारी फेजेस को शो किया गया है। देखो ये हमारे पास -70 के ऊपर जो वैल्यू रहती है हमारी, ये होती है पोलराइज स्टेट। ठीक है, अब थ्रेशोल्ड वैल्यू, इतना मिनिमम स्टिमुलेशन तो होना चाहिए ना कि जो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल है ओपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल, तो वो मिनिमम थ्रेशोल्ड वैल्यू हम कितनी मान के चल रहे हैं, -50 MV की। अब जैसे ही ये आएगा तो स्टेट हमारी कौन सी आ जाएगी, पोलराइजेशन स्टेट। फिर ये हमारी एक्टिव स्टेट होगी, ये थोड़ी टाइम के लिए बनेगी क्योंकि फिर नेक्स्ट सेंसेशन को भी तो रिसीव करना है। फिर हमारे पास थर्ड स्टेट आएगी रीपोलराइजेशन, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वोल्टेज गेटेड चैनल, कौन सा,
पोटेशियम। उसके बाद में वापस से स्टेट आ जाएगी हाइपर पोलराइजेशन स्टेट। हाइपर पोलराइजेशन स्टेट कब बनेगी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जब पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल लंबे टाइम तक खुला रहेगा, लेट क्लोज होगा तो अंदर की तरफ नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ हमारे पास एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। नर्व कंडक्शन की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव आयन से नेगेटिव आयन रहती है, दैट इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्योंकि ये एनसीईआरटी ने मेंशन किया हुआ है। प्रोसेस इलेक्ट्रोकेमिकल है, यूनिडायरेक्शनल है, इतनी समझ में आ गई। तो ये एक डायग्राम दिखा के उन्होंने एरो शो कर रखा है। ए साइड बेसिकली हमारी कौन सी है, पोलराइज साइड, बी साइड कौन सी है, रीपोलराइजेशन साइड। ठीक है, स्टिमुलेशन आ गया तो जैसे स्टिमुलेशन आ गया, यहाँ पे पहली कंडीशन पोलराइज थी तो अब वो क्या होगी, डीपोलराइज। अंदर आयन कौन से होगी, पॉजिटिव आ गए। ए अभी अभी हमने बताया कि जो आयन का ट्रैवलिंग है या डायरेक्शन ऑफ कंडक्शन है वो पॉजिटिव से कहाँ जाता है, नेगेटिव। तो बच्चों यहाँ पे आपका जो अंदर की साइड में, इनर साइड में डायरेक्शन नर्व कंडक्शन की कहाँ से रहेगी, ए से बी रहेगी। लेकिन बाहर की तरफ अगर आप देखो तो पॉजिटिव से नेगेटिव, तो बी से ए की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा नीट के अंदर लिखा हुआ स्टेटमेंट है एनसीईआरटी के अंदर, और ये क्वेश्चन आता है तो अक्सर बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि ये पॉइंट क्या बोलना चाह रहा है, कि अंदर की साइड जो स्टिमुलेशन है वो ए से बी की तरफ जा रहा है, यानी कि डीपोलराइजेशन से रीपोलराइजेशन। लेकिन बाहर सरफेस, आउटर सरफेस की बात करें तो पॉजिटिव से नेगेटिव होने की वजह से डायरेक्शन हमारा अंदर की तरफ नर्व कंडक्शन का तो रहता है ए से बी, और बाहर की तरफ बी से ए रहेगा। ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है जो अक्सर बच्चों को नहीं समझ में आता बच्चों। तो ये था हमारा एक बहुत ही सुंदर सा, प्यारा सा, इंपॉर्टेंट टॉपिक, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। इससे रिलेटेड अगर कोई भी ऐसा पॉइंट है जो आपकी क्लियर नहीं हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, आपको डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व की जाएगी। इसके अलावा इस साइट से या मुझसे आप कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक समझना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए, मैं उस पर बहुत जल्द आपके सामने उसका बिल्कुल इजी गोइंग वे में सॉल्यूशन प्रिपेयर करके दूंगी, उस टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगी। तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडीइंग, बाय बाय।